कहानी की शुरुआत में हम मर्फी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी पत्नी जिसका नाम ओमी है और अपने 18 महीने के बेटे के साथ पेरिस के एक अपार्टमेंट में रहता है। एक दिन मर्फी जब सुबह उठता है तो उसके पास अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम इलेक्ट्रा है उसकी माँ का वॉइस मैसेज आता है। वो मर्फी से पूछती है कि क्या उसे इलेक्ट्रा के बारे में कुछ पता है क्योंकि वो 3 महीने से लापता है। इलेक्ट्रा की माँ कहती है हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वो कई महीनों से डिप्रेशन में थी और उसने इससे पहले कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश भी की है। मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ, भगवान करे वो ठीक हो। ये सुनकर मर्फी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। उसका चेहरा उदासी और पछतावे से भरा होता है। मर्फी को भी इलेक्ट्रा के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो इलेक्ट्रा की माँ को वॉइस मैसेज में कहता है कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मर्फी इलेक्ट्रा के बारे में अपनी सभी दोस्तों से पूछता है पर किसी को भी इलेक्ट्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। फिर मर्फी एक और लड़के को कॉल करता है जो इलेक्ट्रा का अच्छा दोस्त है। वो लड़का कहता है कि मैंने कई महीने पहले एक बार इलेक्ट्रा को कुछ लड़कों के साथ देखा था। वो बहुत ज्यादा नशा करने लगी थी और नशे के बिना नहीं रह सकती थी। इसके बाद मर्फी अपनी पत्नी ओमी से कहता है कि इलेक्ट्रा नहीं मिल रही, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनकर ओमी गुस्सा हो जाती और कहती है कि मैंने तुम्हारे अतीत को स्वीकार करके तुमसे शादी की थी लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरअसल मर्फी का अपनी पत्नी के साथ रिश्ता सही नहीं होता। वो उससे प्यार नहीं करता। दोनों साथ तो रहते हैं पर उनके बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है। मर्फी उसे इग्नोर करता रहता है। मर्फी का ये व्यवहार ओमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपने बेटे के लिए मर्फी के साथ है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा बिना बाप के बड़ा हो। इसलिए ओमी उसकी हर बात मानती है और चाहती है कि वो लोग एक परिवार की तरह रहें। लेकिन मर्फी उसे स्वीकार नहीं कर पाया होता है। मर्फी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा को अब तक भूल नहीं पाया है। उसे वो बहुत याद आती है और वो सोचने लगता है काश उस दिन मैंने गलती ना की होती और अपने आप पर काबू किया होता तो आज मैं इलेक्ट्रा के साथ खुश होता। इसके बाद कहानी 2 साल पहले की दिखाई जाती है जब मर्फी और ओमी बेड पर साथ होते हैं और शारीरिक रूप से करीब होते हैं। मर्फी उस समय इलेक्ट्रा के साथ रिश्ते में था पर वो उसे धोखा देकर चुपचाप ओमी के साथ कैजुअल अफेयर चला रहा होता है। लेकिन इस बीच संबंध बनाते हुए मर्फी का प्रोटेक्शन फट जाता है और कुछ दिन बाद ओमी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जब ये बात मर्फी को बताती है तो वो उसे अबॉर्शन करने को कहता है पर ओमी इस बात के खिलाफ होती है और अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। जब मर्फी ये बात इलेक्ट्रा को बताता है कि उसका ओमी के साथ अफेयर चल रहा था और उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है तो ये सुनकर इलेक्ट्रा पहले विश्वास नहीं करती है लेकिन सच जानने के बाद मर्फी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम नीच आदमी हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इलेक्ट्रा रोते हुए मर्फी को छोड़कर चली जाती है लेकिन मर्फी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। मर्फी कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। वो उसके घर तक भी जाता है पर इलेक्ट्रा उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। लेकिन मर्फी हार नहीं मानता। वो इलेक्ट्रा की माँ को फोन करता है लेकिन वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब तुम मुझसे दूर रहो। जिसके बाद मर्फी की इलेक्ट्रा से फिर कभी बातचीत नहीं हुई और मर्फी ने ओमी से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगा। ओमी को मर्फी से प्यार नहीं था पर वो प्रेग्नेंट होने के बाद अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए जिम्मेदारी निभाने लगी और उसके साथ रहने लगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में चली जाती है जहां मर्फी सोचता है कि उसने ओमी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। मर्फी चाहता है कि अगर इलेक्ट्रा उसकी जिंदगी में फिर से आ जाए तो वो ओमी को छोड़कर उससे शादी कर लेगा और उसके साथ पहले की तरह खुशहाल जीवन जिएगा। ये सब सोचते हुए मर्फी रोने लगता है और इलेक्ट्रा के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगता है। इसके बाद कहानी फिर से कुछ साल पहले पास्ट में चली जाती है जब मर्फी एक पार्क में होता है और यहाँ उसकी पहली बार इलेक्ट्रा से मुलाकात होती है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। मर्फी उसे बताता है कि वो अमेरिका से है और पेरिस में फिल्म डायरेक्टर बनने आया है। इलेक्ट्रा एक बोल्ड और फ्री स्पिरिट वाली लड़की है। वो बताती है कि वो यहाँ की एक आर्ट गैलरी में काम करती है। मर्फी पहली नजर में ही इलेक्ट्रा से प्रभावित हो जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर इलेक्ट्रा कहती है हाँ पर मेरा उसके साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। ये जानकर मर्फी समझ जाता है कि उसके पास इलेक्ट्रा के साथ रिश्ता बनाने का मौका है। इन दोनों को एक दूसरे से बात करके अच्छा लगा इसलिए वो बार बार मिलते रहते हैं और जल्द ही दोनों की दोस्ती हो जाती है। और एक दिन मर्फी को पता चलता है कि इलेक्ट्रा जिस आर्ट गैलरी में काम करती है वहाँ के बॉस के साथ उसका अफेयर चल रहा है पर उसका बॉस शादीशुदा है और इलेक्ट्रा उससे अपने रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोच रही है। ये जानकर मर्फी इलेक्ट्रा को प्रपोज कर देता है। इलेक्ट्रा भी उसे पसंद करने लगी होती है इसलिए वो उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मर्फी इलेक्ट्रा को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं।
ये सब करने के बाद दोनों बेड पर लेटे होते हैं। तब इलेक्ट्रा उसे बताती है कि उसे 7 बच्चे चाहिए। मर्फी कहता है ये बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद इलेक्ट्रा अपने बॉस से ब्रेकअप भी कर लेती है। मर्फी और इलेक्ट्रा साथ में बहुत समय बिताने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो दोनों साथ घूमते हैं, पार्टी करते हैं और एक दूसरे में पूरी तरह से डूब जाते हैं। वो दोनों अपने प्यार को कैद कर लेते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो क्लोज होते हैं और अलग अलग तरीकों से प्यार करते हैं। मर्फी और इलेक्ट्रा को संबंध बनाना बहुत पसंद होता है और वो इसे एंजॉय करते हैं। उन्हें ये सब करना अच्छा लगने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। इलेक्ट्रा और मर्फी की केमिस्ट्री बहुत मजबूत होती है और एक दिन मर्फी इलेक्ट्रा से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुमसे शादी करके हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। इस पर इलेक्ट्रा कहती है आगे जाकर क्या होगा इसके बारे में हमें नहीं पता, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ। इन सब के बीच ये दोनों ड्रग्स लेना भी शुरू कर देते हैं और नशे में डूब जाते हैं। एक दिन इलेक्ट्रा अपनी माँ को मर्फी से मिलवाती है। उन्हें मर्फी से मिलकर अच्छा लगता है। अगले दिन इलेक्ट्रा और मर्फी एक पार्टी में जाते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तब मर्फी इलेक्ट्रा से कहता है कि वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ संबंध नहीं बल्कि भावनाएं भी हो। पार्टी में मौजूद एक लड़की मर्फी की बात सुन लेती है और उससे आकर्षित हो जाती है। वो उसे किसी बहाने से टॉयलेट में ले जाती है जहां दोनों क्लोज हो जाते हैं। जब मर्फी इलेक्ट्रा के पास आता है तब वो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसने उस लड़की के साथ रिश्ता बनाया है। पर मर्फी झूठ बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। इलेक्ट्रा उसे बताती है कि उसका अभी भी अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है क्योंकि बॉस ने उसका प्रमोशन करने का वादा किया है। ये सुनकर मर्फी बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों पार्टी से निकलकर कैब में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, पर जल्द ही दोनों को एहसास होता है कि वो गलत हैं, इसलिए वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं। कुछ दिन बाद इलेक्ट्रा मर्फी के साथ आर्ट एग्जीबिशन में आती है, पर वहाँ मर्फी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इलेक्ट्रा उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे ड्रिंक करने से रुकने को कहती है, पर मर्फी नहीं रुकता। वो इलेक्ट्रा के बॉस की पत्नी को उसके पति के सामने बता देता है कि उसका पति इलेक्ट्रा के साथ अफेयर चला रहा है। ये सुनकर इलेक्ट्रा का बॉस गुस्सा हो जाता है और मर्फी पर चिल्लाने लगता है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस आकर इन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। बॉस मर्फी के ऊपर केस कर देता है। स्टेशन में मर्फी से ऑफिसर को पता चलता है कि वो काफी ड्रिंक कर चुका है और उसने पहले बॉस पर हाथ उठाया है, इसलिए उसका छूटना मुश्किल है। पर इलेक्ट्रा बॉस को समझाती है जिससे वो केस वापस ले लेता है और मर्फी को छोड़ दिया जाता है। पर इलेक्ट्रा मर्फी पर बहुत गुस्सा करती है और उसे अगली बार से ऐसा करने से मना करती है। मर्फी उसकी बात मान लेता है और फिर से दोनों पहले की तरह खुश रहने लगते हैं। एक दिन इलेक्ट्रा मर्फी से कहती है कि उसकी एक फैंटेसी है कि हम दोनों और एक लड़की के साथ ये सब करें। मर्फी ऐसा करना नहीं चाहता, पर उसे भी अपनी लव लाइफ में कुछ रोमांच चाहिए, इसलिए वो मान जाता है। ये दोनों एक ऐसी पार्टी में जाते हैं जहाँ लड़के लड़कियां अलग अलग तरीके से प्यार कर रहे होते हैं। वहाँ वो दोनों किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर कोई नहीं मिलता, इसलिए वो घर वापस आकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन इनके अपार्टमेंट के बगल में एक लड़की शिफ्ट होती है जो कॉलेज स्टूडेंट होती है और वो कोई और नहीं बल्कि ओमी होती है। मर्फी और इलेक्ट्रा की ओमी से जल्द ही दोस्ती हो जाती है। ओमी बताती है कि वो अनाथ है और अपने जीवन में काफी अकेली है। ओमी का घर इनके अपार्टमेंट के बगल में ही होता है, जिससे ओमी का उनके घर पर आना जाना लगा रहता है। मर्फी और इलेक्ट्रा ओमी को भी ड्रग्स देते हैं और उसे भी ये सब अच्छा लगता है। जब ये तीनों ड्रग्स लेने के बाद बेड पर होते हैं तब मर्फी और इलेक्ट्रा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर इलेक्ट्रा ओमी को छूने लगती है। इसके बाद ये तीनों आपस में ये सब करने लगते हैं। मर्फी और इलेक्ट्रा का रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें आता है एक्सप्लोरेशन। पर इन्हें पता नहीं होता कि जो चीज इन्हें एक्साइटमेंट दे रही थी वो धीरे धीरे उनके रिश्ते में जहर बनने वाली है। इसके बाद जब इलेक्ट्रा कुछ दिनों के लिए कुछ काम से बाहर गई तब मर्फी ओमी के पास आया और फिर दोनों क्लोज हो गए। इसके बाद से दोनों का कैजुअल सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया। इसके बारे में इलेक्ट्रा बिल्कुल अनजान थी। मर्फी भूल गया कि ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है और उसकी गलती से उसकी दुनिया उजड़ सकती है, और जैसा कि हमें पता है होता भी वही है। ओमी प्रेग्नेंट हो गई और इलेक्ट्रा ये सब जानने के बाद मर्फी को छोड़ देती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। मर्फी अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान होता है और अभी तक इलेक्ट्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया होता है। वो सोचता है कि कहीं इलेक्ट्रा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। मर्फी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। इलेक्ट्रा की यादें उसे हर रोज तड़पाती हैं। उसके दिमाग में इलेक्ट्रा की हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ घूमता रहता है। वो हर दिन खुद से यही सवाल करता है, क्या मेरी गलती से इलेक्ट्रा की जिंदगी बर्बाद हो गई? क्या मैं उसका सच्चा प्यार था? क्या आज भी वो मुझे याद करती है? इलेक्ट्रा के साथ बिताए हर एक पल अब एक फिल्म की तरह उसके जहन में चलने लगते हैं।
मर्फी अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है। वो समझ चुका है कि इलेक्ट्रा ही उसकी जिंदगी का प्यार थी, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। मर्फी और इलेक्ट्रा का रिश्ता जुनून से शुरू होता है, लेकिन समय के साथ ये आत्म विनाशकारी बन जाता है। हमें समझ आता है कि कैसे शारीरिक आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव के बीच संतुलन न होने पर रिश्ते टूट सकते हैं। इसके बाद मर्फी वॉशरूम में जाकर बाथटब में लेट जाता है। वो सोचता है कि जब से उसकी शादी ओमी से हुई है, तब से वो उसे इग्नोर कर रहा है और अपने बच्चे का भी सही से ख्याल नहीं रख पाया। ये सब जानकर मर्फी को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रा के बारे में सोचने के कारण और उसे ना भूल पाने की वजह से अपनी बीवी ओमी और बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाया। जो प्यार वो डिजर्व करते थे वो उसे कभी दे ही नहीं पाया। ये सब सोचकर वो रोने लगता है। तभी उसका बेटा मर्फी के पास आता है। वो अपने बेटे को गले लगाकर रोते हुए माफी मांगता है। मर्फी अपने अतीत के पछतावे को स्वीकार कर लेता है और इलेक्ट्रा के बारे में सोचना बंद करने का फैसला करता है। वो अब एक अच्छा पति और पिता बनने की कोशिश करेगा और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मर्फी की गलती सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हुई थी या इसके पीछे कुछ और भी था? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।